सबसे पहले खान करियर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी पहले से बेहतर ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से आप लोग कर रहे होंगे। और जो नहीं भी कर रहे हैं तो पुनः स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि खान करियर स्टडी पर प्रत्येक चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश में खान सर, आपके राजन खान सर लेकर के आए हैं। और आज आप लोग का चौथा चैप्टर है ओडो टू अटमन। ओडो टू अटमन के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो जो जॉन कीट्स हैं काफ़ी रोमांटिक इनको कवि भी कहा जाता है और काफ़ी कम उम्र में भी इनकी मृत्यु हो गई थी क्षय रोग के कारण। तो उसी के बारे में आइए हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिखा दे कि हम आप सभी को लेकर के आए हैं हिंदी और इंग्लिश। ये तो पहले ही आप लोगों को मालूम ही है कि हम प्रत्येक चैप्टर का हिंदी इंग्लिश लेकर के आ रहे हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए। और स्वीटेस्ट लव पहले भी पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे, उसके बाद से आप लोगों का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाए थे और फिर उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद आज आप सभी के समक्ष ओडो टू अटमन है। ओडो टू अटमन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो हम निश्चित रूप से आप सभी को बताना चाहेंगे कि जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो 1795 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1821 में हो गई थी। बहुत महज कम उम्र में ही 26 साल के उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, क्षय रोग के कारण हुई थी। मतलब जिसको टीबी कहा जाता है, गांव में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और इनके जन्म जो मूनफील्ड लंदन में हुआ था और इन्होंने इनफील्ड के क्लर्क स्कूल में पढ़ाई की थी। और इनके केवल पढ़ाई करने के साथ साथ, जैसे अमूमन तौर पर आप जब पढ़ाई करते हैं तो पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एम, तो जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप कहते हैं क्रिकेटर बनेंगे, बॉक्सर बनेंगे या कोई अन्य चीज बताते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता क्या। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने डेडिकेशन के साथ अपने एम पर फोकस रखते हैं, निश्चित रूप से उनको वो मुकाम हासिल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विफल होते हैं। अब देखिए, आइए, इनकी जो रुचि थी वो क्रिकेट में रुचि थी तथा बॉक्सिंग में गहन रुचि रखने के साथ साथ वे अनुवाद भी प्रारंभ किए और पाठन में अत्यधिक रुचि रखने वाले विशेषतः रोम पौराणिक कथाओं में के पाठक भी थे। और उन्होंने वर्जिली एंड की उनकी पहली जो अनुवाद की प्रारंभ की, उनके कवि बनने के उद्देश्य को स्पेंसर जो फ्रेरी क्वीन ने एक चिनगारी दिखा दी। और फिर उस टाइम जब मान के चलिए कि कोई भी कार्य कोई आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, तो स्टार्टिंग में कोई ना कोई माध्यम बनता है या कोई कार्य कर रहे हैं उसमें या तो आप सफल होते जाते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप उसका मार्ग मिलते चला जाता है। जैसे इसमें उसके बाद से अगर चर्चा की जाए तो बहुत सारे इसमें व्याख्या नहीं करनी है। और उनकी पहली कविता जो चर्चा की जाती है लाइन्स इन इनिमिनेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अगर चर्चा की जाए इसमें तो देखा जाए तो उनका प्रथम काव्य संस्करण पोयम शीर्षक से 1817 में प्रकाशित हुआ था, 1817 में। उसके बाद से जैसे ऑथर बायोग्राफी के बारे में आप लोग देखे होंगे कि 10 मिनट में 10 मार्क कैसे लें, उसका भी वीडियो खान करियर स्टडी चैनल पर मौजूद है। आप सभी अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जो आएंगे उससे आप 100% 10 मार्क कंप्लीट कर लेंगे निश्चित रूप से। आगे आइए हम चर्चा करते हैं कि 1821 में 26 वर्ष की आयु में क्षय रोग के कारण उनकी देहांत हो गया था, किंतु इस छोटे से जीवन काल में वह महानता प्राप्त करने में कामयाब हुए। और 26 वर्ष की जो आयु है, जैसे 60 साल का मनुष्य का आयु माना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु मात्र महज 26 वर्ष में हो गई थी। तो काफी कम उम्र में भी उन्होंने अपनी महानता को साबित किया। और उनकी कविताएं तथा पत्र सुंदरता के साथ साथ गहराई भी रखती है तथा जीवन के पीड़ाओं एवं कष्टों के प्रति उनकी चेतना को प्रतिबिंब करते हैं। और उनके अनुसार एक सुंदर चीज प्रत्येक के लिए एक आनंद है। और सुंदर चीज, कोई भी सुंदर चीज आप देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको आनंद मिलता है। ठीक उसी प्रकार का जिक्र ये भी करते हैं कि सुंदरता ही सत्य है। और ये कहते हैं कि सुंदरता ही सत्य है तथा सत्य ही सुंदर है। और ये दो बातें इसमें कहे हैं कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ओडो टू अटमन कविता में जॉन कीट्स स्मरण चित्र की एक श्रृंखला जो कि प्राकृतिक के सौंदर्य के सिद्धांत को सिद्ध करता है के द्वारा पतझड़ की सुंदरता तथा उसकी आत्मिकता विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और इसमें पतझड़ के मौसम के बारे में बताए गए हैं। जैसे अमूमन तौर पर आप देखते होंगे कि पतझड़ के सीजन आते हैं जिसमें तमाम पत्ते पेड़ से नीचे चले जाते हैं।
अब आइए हम स्टार्ट करते हैं पोयम। पोयम में पहला जो स्ट्रेंजा है, पहला जो उसमें पैराग्राफ है, उसके बारे में हम देखेंगे कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द maturing sun comparison with him how to load and bless with fruit the winds that round that the test eaves run to bend with apples the mossed cottage tree and fill all fruits with rapiness to core to swill the gourd and palm the hazel shell with a sweet kernel to set binding more and still more later flowers for the bee until they think warm's day will never chase for summers has over brimmed their clammy cells। जैसे इसका हिंदी अनुवादित करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, आप सभी को बताते हैं कि यह मौसम पत्तों तथा फलों का होता है। जो अटमन सीजन होता है वो मौसम तथा फलों का होता है। आप लोग देखे होंगे कि पत्तों तथा फलों का होता है। पतझड़ अपने जिगरी दोस्त सूर्य के साथ मिलकर एक साजिश रचता है, और जिगरी दोस्त सूर्य के साथ मिलकर के क्या करता है, साजिश रचता है। कैसी साजिश, ये देखिए कि किस प्रकार सभी पेड़ पौधों पर पेड़ पौधों को फलों से लाद दिया जाए। और क्या करता है कि सूर्य के साथ मिल करके, जो कि जिगरी दोस्त होते हैं, वो दोस्त मिल करके कैसे पेड़ों पर फलों को लादने की बात की जा रही है, तथा इसके इर्द गिर्द बेलों लिपटा दी जाए, और वह कॉटेज पेड़ को सेबों के बोझ से झुका देना चाहता है। जैसे वहां सेब होते हैं, चूंकि ठंडा प्लेस है इसीलिए कभी यहाँ पर सेबों का जिक्र किया गया है। और अमूमन तौर पर अपने यहाँ फलों का जो राजा माना जाता है वो आम को माना जाता है। तो ज्यादातर कोई भी लोग एग्जाम्पल देते हैं या कोई भी कभी आमों को भी देखता है। और आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि और सभी फलों को पूरी तरह से पका देना चाहता है, और वो दोनों दोस्त मिलकर के पकाना चाहते हैं, इसमें एक साजिश करना चाहते हैं। इस प्राकृतिक में पतझड़ सूरज के साथ मिलकर छोटे मेवे को फूलने तथा पकने में मदद करता है। और पतझड़ के मौसम में जैसे क्या करता है कि सूरज जो है, सूरज के साथ मिलकर के जो छोटे मेवे होते हैं उन्हें पकाने के लिए एक साजिश करता है। और साथ ही साथ कर्नल का आप लोग फूल देखे होंगे, कर्नल के सुंदर पेड़ों पर भी फूल उगते हैं ताकि मधुमक्खियां को महसूस हो कि गर्मी का मौसम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गर्मी उनके छोटे छोटे कणों को फलने फूलने में मदद करती है। और जो मधुमक्खियां होती हैं, आप लोग देखे होंगे कि अमूमन तौर पर जहां भी फूल रहते हैं वहां मंडराते हुए जरूर नजर आती हैं। चलिए आइए आगे हम देखते हैं कि हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्टन एमिड थी स्टोर समटाइम्स whoever seeks about my find thee setting careless on a greenery floor thee hair soft lifted by the winning winds or on a half rifted fro sound asleep drowsed with the foam of poppies will they thee hooks spare the next swath and all its twinned flowers and sometimes like a gleaner to those dust keep steady the London headed across a brook or by a cider press with patience look through watches the last oozing hour by hours। अब आगे इसमें इसका हिंदी हम बता रहे हैं आप सभी को कि किसने तुम्हें धान, जैसे धान आप लोग देखे हैं, किसी ने तुम्हें धान रखने वाली जगह पर नहीं देखा। किसी ने तुम्हें धान रखने वाली जगह पर नहीं देखा। अमूमन तौर पर आप लोग मधुमक्खियों को कभी धान रखने वाले जगह पर आप लोग नहीं देखे हैं। कई बार लोगों ने तुम्हें अनाज के कोठरी में आराम करते हुए पाया, और मधुमक्खियों को निश्चित रूप से आप लोग आराम करते हुए कहाँ देखे होंगे, जहां धान रखने वाला स्टोरेज होता है, कोई भी सामान रखने वाला, और नहीं देखा। लेकिन तुम्हें आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़ते देखा है, या फिर कई बार तुम्हें पोषी बीज को खुशबू में मंत्रमुग्ध होते हुए देखा है। जैसे खुशबू, जो बीज होते हैं उसमें के खुशबू को। और तुम कभी झरने के आसपास पेड़ों पर लदे फूल पत्तों में नजर आते हो, तो कभी सीडर नजदीक होकर खड़े होकर धैर्य के साथ देखते रहते हो और वक्त गुजरते हुए देखते हो, तथा पेड़ों से
टपकती हुई पानी को, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मधुमक्खी पेड़ से अगर पानी टपकता है तो उस समय वहां मंडराते हुए देखते रहती है, उस बूंद को घंटों तक निहारते रहते हो। कभी इसमें कहता है कि आवर्स बाई आवर्स, तुम बहुत घंटों तक वहां पर निहारते रहते हो। उसके बाद आखिरी ये पैराग्राफ के बारे में हम जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम थू हैज दे म्यूजिक टू विल ब्रॉड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइनिंग day and touch the stable plains with rosy hue. Then in a full chair the small giants mount among the river, solo blown aloft or skinning as the light wind lifts or dies, and full grown lambs loud bleat from hilly brown has crickets sings, and now with treble soft the red breast whistless from a garden croft and gathering shallow twitter in skies। जैसे आइए अब इसके बारे में हम हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में हम जब देखना चालू करते हैं तो इसमें कहा गया है कि बसंत के गीत कहाँ है। जैसे बसंत में लोग गीत गाना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में, अरे वे कहाँ है उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि उनका संगीत तुम्हारे पास भी है। और ये कहते हैं इसमें कि उनका संगीत तुम्हारे पास भी है, और तुम दिन के दिन समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों से ढक देते हो। और तुम दिन के समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों में ढक देते हो। उस समय बीमारी वाले जो पीले रंग के छोटे छोटे मच्छर झुंड बना के रोते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब बरसात के मौसम आते हैं तो उस समय में जो नाले होते हैं, नाले से छोटे छोटे जो मस्कीटो होते हैं, आप लोग मच्छर देखे होंगे, तमाम मच्छर। अटमन सीजन में क्या होता है कि जो गांव में लोग रहते हैं, अटमन सीजन काफी उनको बेकार लगता है, इसलिए कि गांव में जब भी थोड़ा सा बारिश होगा तो लाइट कट जाता है, और उसके बाद से मच्छर, कंबल ओढ़िएगा तो गर्मी होगा, और कंबल हटाइएगा तो मच्छर काटेंगे, ठीक। तो उसी से गांव के लोग परेशान रहते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए अटमन सीजन जो है वो काफी बेहतर भी माना जाता है। लोग कहते हैं अटमन सीजन काफी बेहतर भी है। तो इसमें क्या है कि मच्छर आपको दिखाई दे, मच्छर बनाकर रोते हैं, तथा नदी के भूरे पानी के ऊपर हल्की हवा के साथ साथ बहते हुए जीते या मरते हैं। आप लोग नाली जहां गंदा पानी स्टोर होता है वहीं से मच्छर उत्पन्न होते हैं। और भेड़ पहाड़ियों पर भूमि पर खड़ी होकर के आवाज करती हैं, कीट पतंग कर्कश स्वर में गाते हैं, तथा कहीं बगीचे में रेबिन पक्षी सीटी जैसी आवाज निकालती है, तथा आकाश में पक्षी इकट्ठा होकर चहचहाते हैं। तो अब ये चैप्टर जो है आप लोगों का लगभग एंड हो गया। और इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता दें कि सबसे यूनिक जो बातें हैं वो यूनिक बात है जॉन कीट्स के बारे में। और ओडो टू अटमन जो है वो टोटल प्राकृतिक पर डिपेंडेंट है। और जॉन कीट्स के बारे में, इनकी उपलब्धि के बारे में कि महज 26 वर्षों में इन्होंने वो उपलब्धि हासिल की जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा जीवन जी करके उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते हैं। और 26 वर्ष में महज जी करके, और इनको 6 रोग, जो आप लोग जानते होंगे ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ट्यूबरक्लोसिस आप लोग देखे होंगे, ट्यूबरक्लोसिस लोगों को हो जाता है जिसको दामा की बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ठीक है। महज एट द एज ऑफ 26, उनको 26 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे पढ़ाई करते रहिए। और ये आप लोगों का चौथा चैप्टर था, और पर डे एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ आशीष सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं, नितेश सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और मैथ का पढ़ाई हो रहा है। बहुत जल्दी केमिस्ट्री का भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी का हमने आप लोगों को लेखक परिचय के बारे में एक वीडियो लाया ही था, लेखक के पाठ, और बाकी सारांश आप लोगों का हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और सभी जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 12th में, उनके लिए बता दें कि उनको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व कराए जाएंगे। और चूंकि अभी समय काफी कम है और पूरे सिलेबस को टच कर पाना काफी मुश्किल है, चूंकि स्टार्ट करना है तो उसे खत्म भी कराने की
क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए, समय भी होनी चाहिए कि खत्म कराया जा सके। तो मैं एक सिस्टमेटिक प्लान करता हूँ, उसी के तहत आप सभी को एक वीडियो ला करके आप सभी को बता भी दूंगा। और अंततः आप सभी पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।